Hello everybody, I hope all of you are doing well. Welcome to the official YouTube channel of Desire to Learn, something which all of you have been waiting for. So today we'll be introducing our YouTube channel, and apart from that this will be the introduction video of English जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या हमारा सिलेबस कवरिंग रहेगा, हम कैसे कवर करेंगे पूरे कोर्स को, इसके अलावा हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, कैसे हम इस पूरे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इस चैनल का एम क्या है, सबसे पहले हम आपको हेल्प करेंगे समझने में कि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिमांड क्या है, एक एग्जाम आपसे क्या डिमांड करता है, कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं, किन एरियाज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो पेपर पैटर्न है पिछले कुछ सालों का वो क्या रहा है वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे पेपर पैटर्न को। और इसके अलावा हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि एक टॉपिक की हमने 10, 20, 30, 100 क्वेश्चन कर लिए, उससे आपको टॉपिक की कोई समझ नहीं आएगी जब तक आप डिटेल में उस टॉपिक के रूल्स, उस टॉपिक की नॉलेज, इंफॉर्मेशन, बेसिक्स आपके वो क्लियर नहीं जब तक होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड वे में हम जो है पूरा टॉपिक वो कवर करेंगे, जिसमें आपको शुरुआत से हर चीज़ बेसिक से पढ़ाई जाएगी। और हमारा उसके अलावा क्या फोकस रहेगा कि आपकी जो ग्रामर है विद रिस्पेक्ट टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स ना सिर्फ वो इम्प्रूव हो बट आप बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाए, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है वो भी क्या हो जाए, एक्सेलेंट हो जाए, जैसे आपको आगे चल के इंटरव्यूज वगैरह में भी कॉन्फिडेंस फील हो। उसके अलावा बाय द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हैं तो वी गारंटी कि आप कम से कम 80% मार्क्स जो है वो तो गेन कर ही लेंगे, साथ में बोलने का कॉन्फिडेंस, इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा एंड इजीली पेपर में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर एग्जाम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम कौन से एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, CDSE, NDA, CAPF, UPSC, स्टेट PSC, CISF, FCAT, IBPS, SSC, RRB और बाकी भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश आती है वो भी आप इजीली कर पाएंगे, बिकॉज ये जो एग्जाम्स यहाँ पे हैं ये सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स है। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो बाकी एग्जाम्स भी इजीली हो जाएंगे। एंड जैसे NDA के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बोर्ड एग्जाम्स भी देना होता है उनके भी काफ़ी काम में आएगी, जो ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल जो है वो होगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। अब एज ऑल ऑफ यू नो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये फंडामेंटल है, किसी भी इंग्लिश ग्रामर की आप बात करो तो ये फंडामेंटल है हमारे इंग्लिश ग्रामर के। 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चंस है ना वो हमको यूजुअली देखने किस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन होता है एक एरर स्पॉटिंग, ठीक है, उसके अलावा आपका आता है मार्क द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी वीडियो में। और इसके अलावा आपका जो है क्लोज पैसेज में भी आता है। क्लोज पैसेज भी क्या होता है ये भी आगे चल के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो कि हमें पार्ट ऑफ स्पीच में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ये है टॉपिक्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्लोज पैसेज। अब क्लोज पैसेज क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में, हम इनफैक्ट के सारे टॉपिक्स आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स, जिसमें आपको 4 स्पेलिंग्स दे दी जाती हैं एक वर्ड की जिनमें से एक ही करेक्ट होती है, तो उसकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, अब कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत इजी है, सही भी है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक टू स्कोर मार्क्स इन, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइम कंस्ट्रेंट में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में।
उसके बाद idioms एंड phrases हैं, rearrange the sentences है, one word substitution, spelling test and synonyms and antonyms हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम नाउन से कि नाउन आखिर होता क्या है। तो नाउन की बात करें जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं दे मस्ट बी नोइंग कि नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। तो नाउन कोई ऐसा वर्ड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी जगह को, किसी भी इंसान को, किसी भी एनिमल को एक नाम दे। उन सब वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है पर्सन, बट अगर यही मैं लिख दूं अरुण, तो इस इंसान को एक नाम मिल गया। अगर यहाँ प्लेस की जगह में दिल्ली लिख दो, इधर ऑब्जेक्ट की जगह में पेंसिल लिख दो, और यहाँ एक्शन की जगह में कुक करना लिख दो, तो ये सब क्या हो गया? ये सब नाउन हो गए, क्योंकि इन चीजों को एक नाम मिल गया है। तो इसको हम बोलते हैं नाउन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के रूल्स, कि हमें नाउन के रिस्पेक्ट में क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं यूजेज में, व्हाट ऑल आर वी सपोज टू डू व्हाइल यूजिंग नाउन्स, व्हाट आर वी सपोज नॉट टू डू व्हाइल यूजिंग नाउन्स, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे अब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन है a zero is a zero always, ये आपके इसी CDS के एग्जाम में आया है, 2022 के CDS के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे 2 बार जीरो दिया गया है। अब देखा जाए जीरो एक क्वांटिटी है, तो यूजुअली तो इसको एडजेक्टिव होना चाहिए। सही भी बात है कि हम कोई भी अगर नाउन है या कोई भी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं तो हम यूजुअली उसको एडजेक्टिव में ऐड करते हैं। बट यहाँ पे इस केस में जो ये जीरो है ये आपका नाउन है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, हमें कैसे पता कि कोई भी वर्ड जो है किस सर्कमस्टांस में वो नाउन होगा, किस सर्कमस्टांस में वो एडजेक्टिव होगा? अब यही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे हम तो पढ़ते हैं कि किसी भी इंसान का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। बट यहाँ पे समुद्रगुप्ता तो चलो नाउन है, बट यहाँ पे नेपोलियन की अगर आप बात करें, अगर मान लो एग्जाम में नेपोलियन अंडरलाइन होता तो मेजॉरिटी बच्चे इसको नाउन की कैटेगरी में टिक करके आते, वेयर एज इट इज रॉन्ग। यहाँ पे नेपोलियन जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ना कि नाउन। तो हम ये सब इसमें डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में जो है वर्ड नाउन है, किस केस में वो एडजेक्टिव है, तो वो सब डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक नाउन को हम लोग वर्ब फॉर्म में कैसे लिखें, एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे लिखें, या किसी एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म में कैसे लाएं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाट इज अ वर्ड supposed to be in different circumstances, when is it supposed to be an adjective, when is it supposed to be a verb, or likewise. उसके अलावा I'll be providing you with some static information, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम लर्न करने वाले होते हैं, तो अगर आपको वो पहले से लर्न होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू परफॉर्म इन द एग्जाम। एंड उसके बाद we'll go about with the question practice. Now next we come to pronoun. अब प्रोनाउन क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स पहले तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि रीटा इज माई फ्रेंड, ओके, अब मुझे नेक्स्ट सेंटेंस में ये ऐड करना है कि वो मेरे घर आएगी, तो मैं क्या बोलूंगी? रीटा इज माई फ्रेंड, रीटा विल कम टू माई होम टुडे, और रीटा इज माई फ्रेंड, शी विल कम टू माई होम टुडे। अगर आप इसको हिंदी में देखें तो रीटा मेरी दोस्त है, हम ये नहीं बोलेंगे रीटा मेरी दोस्त है, रीटा मेरे घर आएगी। रीटा मेरी दोस्त है, वो मेरे घर आएगी। तो एनी वर्ड जो एक नाउन और एक नाउन फ्रेज की जगह यूज की जाती है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं राधिका is a
teacher. Okay, she is hard working. तो यहाँ पे राधिका क्या है आपका नाउन, और इस नाउन की जगह मैंने शी यूज कर दिया, तो ये आ गया आपका प्रोनाउन. ठीक है, तो इस जो इसके टॉपिक्स हैं, जैसे हमने नाउन में किया था टाइप्स ऑफ नाउन्स, वैसे ही हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. रूल्स क्या है, वेयर आर वी सपोज टू यूज प्रोनाउंस, हाउ आर वी सपोज टू यूज प्रोनाउंस. उसके अलावा कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसकी वजह से काफ़ी बार हम लोग जो है वो सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, तो अब हमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में. उसके अलावा एक्सेप्शंस. अब कुछ ऐसे, जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि मेटल्स, ऑल मेटल्स आर इन प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. तो जैसे वो एक एक्सेप्शन है, वैसे ही प्रोनाउंस और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कन्वेंशनल रूल्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और हम लोग काफ़ी बार एग्जाम्स में, क्योंकि हमें वो एक्सेप्शंस पता नहीं होते, तो हम वो गलत कर देते हैं. तो वो मिस्टेक हम नहीं करेंगे, हम वो सारे एक्सेप्शंस जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे, सो एज वी डू नॉट कमिट एनी सिली मिस्टेक्स. एंड अगेन देन वी गो अबाउट विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इसी साल का है. दिस अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स टू प्ले हिज स्ट्रेंथ्स. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, राइटर्स. राइटर्स इज अ नाउन. अब ये नाउन किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, प्लूरल में मिल रहा है ना, सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है, एक से ज्यादा राइटर की बात हो रही है. तो जब यहाँ पे राइटर्स नाउन्स प्लूरल है, तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, प्रोनाउन भी प्लूरल होना चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि इसमें एक और मिस्टेक है. सो इंस्टेड ऑफ दिस द करेक्ट सेंटेंस शुड हैव बीन this also allows individual writers to play to their strengths. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए. अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपलर एग्जाम्पल. अगर मैं बोलूं रीटा इज आउटसाइड डैश इज प्लेइंग. ठीक है, और मैंने दो ऑप्शंस दे दिया आपको, शी एंड दे. तो आप क्या चूज करोगे, आप चूज करोगे शी, क्योंकि रीटा इज अ सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ आपका प्रोनाउन क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा. तो रीटा इज आउटसाइड, शी इज प्लेइंग, नॉट दे आर प्लेइंग. तो सिमिलरली जब यहाँ पे नाउन जो है वो सिंगुलर है, तो आपका प्रोनाउन भी क्या होगा, सॉरी, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपका प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल. आगे चलते हैं. आगे आपका वर्ब आ गया. वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया. आप कोई भी एक्शन करते हैं वो आपका वर्ब कहलाता है. कोई भी नाउन का एक्शन डिस्क्राइब करने वाला वर्ड वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रीटा इज कुकिंग, शी इज कुकिंग. तो यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, रीटा इज कुकिंग एंड शी इज कुकिंग. ठीक है, तो रीटा यहाँ क्या है, नाउन, और यहाँ पे शी क्या है, प्रोनाउन. तो इस नाउन का एक्शन जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कुकिंग. कुकिंग इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन दैट इज बीइंग डन बाय द नाउन, एंड इन दिस केस सिमिलरली कुकिंग इज डिस्क्राइबिंग द एक्शन ऑफ द प्रोनाउन. तो हम क्या इससे इंप्लाई करेंगे कि कुकिंग जो है आपका वो वर्ब है. ठीक है, वर्ब में आ गए जैसे प्ले, ईट, ड्रिंक, रन, वॉक, टॉक. तो ऐसे कोई भी वर्ड्स जो कोई एक्शन डिस्क्राइब करते हैं उनको हम वर्ब में काउंट करते हैं.
ठीक है। अब इसमें भी अगेन वील डिस्कस द टाइप्स of verb, and let me tell you, verb is the most important part of speech when it comes to error spotting, when it comes to fill in the blanks, when it comes to close passage. This is the most important topic. तो इस टॉपिक को छोड़ के जाने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा। हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने टाइप्स के का तो मैंने आपको बता ही दिया, उसके अलावा टेंसेस डिस्कस करेंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज majority of the students do not know about tenses, which is why they are not very fluent and not very confident while speaking English. तो हम इसमें tenses भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन से tenses के क्या रूल्स हैं, बाय रूल्स चलेंगे। तो एक बार आपको रूल्स पता चल जाएंगे तो it will be very easy for you to identify tenses and even to use them while speaking. उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है कि आपका सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। जैसे अब मैं लिखूं, रीटा हैज बीन वर्किंग सिंस 2003। ठीक है। अब इसमें रीटा क्या हो गई, आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। अब इस प्रेडिकेट में ही कहीं आपका वर्ब छुपा होता है। तो क्या है वर्ब इसमें, रीटा है। रीटा का जो काम है वो कौन सा वर्ड या एक्शन है, वो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वर्किंग। ठीक है। रीटा वर्किंग। तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो अग्रीमेंट में होने चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा होता, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, शी बैडमिंटन। ठीक है। इसमें शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि आपका जो वर्ब है वो प्ले होगा, प्लेज होगा, क्या इसमें क्या आना चाहिए आपका, वो आपका डिटरमाइन करेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे है प्ले। ठीक है। हमने याद कीजिए कि हमने पिछले उसमें क्या डिस्कस किया था कि अगर नाउन जो है वो प्लूरल में है आपका, तो आपका प्रोनाउन भी जो है वो प्लूरल में ही यूज होगा। अगर आपका नाउन सिंगुलर में है तो प्रोनाउन प्लूरल में यूज होगा। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो आपका वर्ब जो है उसमें एस या फिर ईएस ऐड हो जाता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे दे होता, प्लूरल में होता प्रोनाउन, तो हम लोग प्ले करते। अगर प्लूरल में होगा नाउन या प्रोनाउन तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world in the India. अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा किससे है, टेंसेस से। While solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has made steady progress across the world and in India. अब ये कैसे है, क्यों है, क्या है, ये जानने के लिए आपको पूरे कोर्स में हर एक वीडियो को डिटेल फॉर्म में देखना पड़ेगा, so as you become a master in solving these type of questions. ठीक है। अब सिमिलरली इसमें प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डील ऑफ वैनिटी एंड इगोइस्टिक इन्फ्लेशन। ठीक है। तो ये क्या और कैसे आएगा उसके लिए आपको हर एक वीडियो को डिटेल में देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस के बाद आपका रूल्स ऑफ इन्फिनिटिव एंड जिरेंड है, एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपके किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे पीछे हमने डिस्कस किया था, रीटा इज अ हार्ड वर्किंग टीचर। अब टीचर कैसी है, हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग आपका एडजेक्टिव आ गया। ठीक है। तो इसमें भी हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, टाइप्स कवर करेंगे, रूल्स ऑफ डिग्री यूज करेंगे। अब जैसे शी इज द बेस्ट, शी इज बेटर देन
रानी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट, अब गुड बेटर बेस्ट है तो एक ही वर्ड के डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, गुड बेटर बेस्ट। तो मैंने एक जगह बेटर और एक जगह बेस्ट क्यों यूज किया? क्योंकि एक जगह पे कंपैरिजन था, तो कंपैरिजन के साथ हमेशा सेकंड जो है आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और साथ में दैन यूज होता है। और आपका सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है जब वो एक अल्टीमेट हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटिफुल इज सुपरलेटिव, मतलब उसके बाद कुछ नहीं है। तो शी इज द बेस्ट मतलब उससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो शी इज द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड दो साथ में यूज होता है। तो ये सारे रूल्स जो हैं वो हम आपको रूल्स ऑफ डिग्री में पढ़ाएंगे। उसके साथ में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स अगेन जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, कि कौन से केसेस है जहाँ पे एडजेक्टिव वर्ब का फॉर्म ले लेते हैं, एडवर्ब का फॉर्म ले लेते हैं, नाउन का फॉर्म ले लेते हैं। उसके साथ में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जैसे गुड बेटर बेस्ट, कट कट कट। एक तरफ से हमने गुड बेटर बेस्ट कर दिया तो हमने इधर कट कटर और कटेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये जो सारी चीजें ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, एंड अगेन देन विल गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इस साल का क्वेश्चन है। द लेक इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट वंस इन द कंट्री। ये मोस्ट है और ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया आपका यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया एडवर्ब। अब एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन स्पेशली वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बारे में ही बताते हैं, वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि शी इज रनिंग फास्टली, ठीक है। शी क्या है? प्रोनाउन है। रनिंग क्या है? वर्ब है। अब वो रन कर रही है, बट कैसे रन कर रही है? फास्टली रन कर रही है, तो फास्टली क्या हो गया? एडवर्ब। शी इज शाउटिंग। अगर मैं शी इज शाउटिंग लिखूं तो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस है ना, शी इज शाउटिंग कि वो चिल्ला रही है। बट अगर मैं इधर लिखूं लाउडली तो क्या मतलब हो जाएगा? कि वो बहुत जोर से चिल्ला रही है। तो जब मैं लिखती हूँ शी इज शाउटिंग लाउडली, मैं एक वर्ब की क्वालिटी एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो वो क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। इसमें भी अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, रूल्स ऑफ एडवर्ब, कंफ्यूजिंग केसेस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल्स। आर्टिकल बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के पहले हम यूज करते हैं बताने के लिए उसकी स्पेसिफिसिटी या फिर उसकी एक उसको जनरलाइज करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं शी इज अ गर्ल, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका? कि वो एक लड़की है, मतलब एक कॉमन सी लड़की है, ठीक है। बट अगर मैं लिखूं शी इज द गर्ल आई सॉ yesterday, तो ये क्या हो जाता है? एक स्पेशल लड़की हो जाती है, ठीक है। अब इससे मतलब आप इन्फर कर सकते हैं कि एक आम लड़की से वो एक खास लड़की बन गई। तो ये जो स्पेसिफिसिटी और एक जनरलाइज्ड फॉर्म जो है डिफाइन करता है कि कोई भी चीज आम है या कोई चीज खास है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? टाइप्स करेंगे, इसकी यूजेज कहाँ होती है, कहाँ पे हमको आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं। जैसे अगर मैं लिखूं शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, और दूसरे सेंटेंस में लिखूं शी इज इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज हर मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एन इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज? तो वही किन केसेस में हमें आर्टिकल्स यूज करने हैं, कहाँ पे यूज नहीं करने हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड अगेन वील गो फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस।
नाउ ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर टीचर इन द स्कूल, ये आपका सेट एक का क्वेश्चन नंबर 120 है CDS, इसी साल के CDS में। तो यहाँ पे द जो है वो आपका क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। इनको डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो एक ही सेंटेंस के दो पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी, जैसे जो हमने पहले डिस्कस किया था, शी इज माई फ्रेंड, शी विल या हम एक दूसरा सेंटेंस लेंगे, शी इज गुड एट लर्निंग, her presence of mind is not much। अब ये दोनों सेंटेंसेस अगर मैं इंडिविजुअली देखूं तो करेक्ट है। शी इज नॉट गुड एट लर्निंग, सॉरी शी इज गुड एट लर्निंग एंड हर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नॉट मच। बट अगर मैं इधर ऐड कर दूं शी इज गुड एट लर्निंग बट हर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज नॉट मच, तो ये दो सेंटेंसेस जो हैं वो एक ही सेंटेंस में बन जाएंगे। जैसे कि शी कुक्स वेल, शी कांट बेक। अब ये दोनों सेम सेंटेंसेस हैं, बट अगर मैंने यहाँ बट लगा दिया तो ये सेंटेंस का जो फुल स्टॉप है वो हट के ये एक कॉमन सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कंजंक्शंस होते हैं। अब इसमें हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, रूल्स डिस्कस करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें। ठीक है, जैसे इस साल का ही क्वेश्चन है ये, रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट बट गुहा एंड सावी फिनिश थर्ड। अब आप देखो मैं इधर से बट अगर हटा दूं तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, रवि एंड मेघा रीच्ड फर्स्ट, गुहा एंड सावी फिनिश थर्ड। बट यहीं पे मैंने अगर बट ऐड कर दिया तो ये आपका कंजंक्शन हो जाएगा, एक कॉमन सेंटेंस हो जाएगा। तो ये कंजंक्शन है। अब प्रपोजिशन होता है कि आपके वो वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वर्ब या फिर कोई दूसरे नाउन से या फिर कोई एडजेक्टिव से। ठीक है, अब आगे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस कौन सी है वो आपको बताएंगे, यूजेज क्या है कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस की वो डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। ठीक है, तो देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन, अब जो कप है आपका और लिप है आपका, ये क्या आ गए, आपके नाउन्स आ गए, है ना। कप और लिप तो नाउन होता है, तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, आपका वर्ब है, स्लिप आपका वर्ब है। तो नाउन और जो आपका नाउन है वो कनेक्ट हो रहा है वर्ब से with the help of word between, so it is a preposition। अब आता है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि आपका एक पैसेज, मान लीजिए आप एक पैसेज होगा, बट पैसेज में कुछ वर्ड्स जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएंगे और आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या है, आपको वो पूरा पैसेज पढ़ के आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होनी चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज होगा। इसके साथ में प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत काम करती है इसमें। जैसे शी हैज टू बी डैश बिकॉज शी डिस्कवर्ड इट बिफोर गुड। ठीक है, पहले ऑप्शन में मैं आपको पहले ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शन देती हूँ, डम्ब, स्मार्ट, प्रिटी, इनोसेंट। ठीक है, अब इधर लिखा है शी हैज टू बी डैश बिकॉज शी डिस्कवर्ड इट बिफोर। तो डिस्कवर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एकेडमिक्स,
which is related to a breakthrough, a scientific breakthrough or anything of that sort. ठीक है, तो अब कोई इंसान अगर कुछ डिस्कवर कर रहा है तो उस इंसान को क्या होना चाहिए? बेवकूफ होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए या फिर इनोसेंट होना चाहिए? तो डेफिनेटली उस इंसान को स्मार्ट होना चाहिए. ठीक है, she had to be smart. She has to be smart because she discovered it before dash could. अब before anyone, no one, यहाँ पे else भी ऐड कर दीजिए. No one, anybody, somebody. ठीक है, अब यहाँ पे she discovered it before anyone else could, no one else could, anybody else could और somebody else could. ठीक है, अब इसमें आप देखा जाए तो anyone, somebody, anybody ये तीनों ही यहाँ पे फिट होते हैं. ठीक है, तो she discovered it before anybody else could, she discovered it before anyone else could and she discovered it before somebody else could. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इन वर्ड्स का यूजेज है, क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो क्लोज टेस्ट में हम आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के थ्रू करवाएंगे. इसमें यही कि सेंटेंसेस को आपस में लिंक कैसे करना है, राइट वर्ड तक पहुंचना कैसे है, कौन से ग्रामर यूज होगा, कौन सा टेंसेस यूज होगा, कौन से प्रेपोजिशंस होंगे, वोकैबुलरी में क्या यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको करवाएंगे. और कौन से ऑप्शंस आपको पहले निगेट करने हैं, एलिमिनेट कौन से ऑप्शंस करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें. Then next we'll be coming to synonyms, antonyms and idioms. Again, it is a very important topic and yet it is the most unpredictable part क्योंकि it is not possible for anybody to learn the dictionary in 6 months. ठीक है, that all of us understand. बट हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर 10 क्वेश्चन सिनोनिम के आ रहे हैं तो हम एक पैटर्न समझें कि यूपीएससी सिनोनिम्स देता कैसे है. ठीक है, अब आपने देखा होगा कि इस बार जो है बहुत ज़्यादा वेरियस वे में आया था सिनोनिम्स. नॉर्मल कन्वेंशनल वे में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे जितने नॉर्मल सेंटेंसेस में थे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हर वीडियो के एंड में आपको पिछले 10 ईयर के पेपर्स जो हैं वो स्टडी करके व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड इडियम्स, वो हम आपको हर वीडियो के एंड में 5 सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 5 इडियम्स एंड साथ में जो पेयर्ड वर्ड एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जैसे एमिग्रेट, इमिग्रेट. ठीक है, होमोफोन्स, बेसिकली उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं कि सिमिलरली साउंडिंग वर्ड्स. ठीक है, तो वो हम आपको हर वीडियो के एंड में कराएंगे. तो आप हाथ के हाथ ही उसको अगर लर्न करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने आज 5 सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आप वीडियो के साथ में ही अगर आप लर्न कर लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, एंड द ट्रिक इज कि व्हेनेवर यू लर्न दोज वर्ड्स ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेस. उन वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए. जैसे अगर मैं आपको कोई नया वर्ड बताती हूँ, ट्राई टू यूज इट इन डिफरेंट सेंटेंसेस. आप जितने भी लोगों से बात करते हैं उनके साथ वो सेंटेंस के फॉर्म में यूज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वंस यू स्टार्ट यूजिंग देम आपके दिमाग में वो एकदम बैठ जाएंगे, फिर वो निकलना मुश्किल है आपके दिमाग से. ठीक है, तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप हर वर्ड को यूज कीजिए वो सेंटेंसेस के फॉर्म में विद अदर पीपल. एंड साथ के साथ हम लोग क्या करेंगे कि हम उन वर्ड्स को, जैसे अगर सपोज करो मैंने आपको जो वर्ड कराया है इट इज अ नाउन और इफ इट इज अ वर्ब, तो उस वर्ब को नाउन के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में क्या बोलते हैं, एडवर्ब के फॉर्म में क्या बोलते हैं, उनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, हम वो भी स्टडी करेंगे. क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस बार जैसे कॉन्टिन्यूअस वर्ड एक आया था आपका एग्जाम में, उसके डिफरेंट वेज थे. इवोक वर्ड आया था आपका, उसके भी डिफरेंट यूजेज थे. तो उस केस में इवोक के साथ कैसा प्रेपोजिशन लगता है, इवोक एक वर्ब फॉर्म है, एक नाउन फॉर्म है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो वो सब हम लोग करेंगे. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया हर उसके एंड में हम आपको 5-5 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स कराएंगे. तो बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स आप अंदाजा लगा दीजिए कि आपको कितने वर्ड्स लर्न हो गए होंगे, बट अगर आप सिंसियरली वीडियो के एंड में करेंगे. ठीक है, जैसे ये एलिबाई है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जैसे मैंने आपको बोला था. ठीक है,
तो यहाँ पे जिसको पहले तो मतलब पता होना चाहिए एलिबाई का, ठीक है, एलिबाई का मतलब तो पता होना चाहिए आपको। द अक्यूज वॉज एक्विटेड, आपको एक्विटेड का मतलब भी पता होना चाहिए, अक्यूज का मतलब भी पता होना चाहिए, एलिबाई का मतलब भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा, द अक्यूज वॉज एक्विटेड बिकॉज ही प्रोवाइडेड एन एलिबाई, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली है, इसका आंसर ये होगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ना सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूसली का मतलब पता होना चाहिए, आपको इसका यूजेज भी पता होना चाहिए। तो दिस इज अ न्यू पैटर्न दैट यूपीएससी हैज फॉर्म्ड एंड वी मेक श्योर दैट वी स्टडी सिनोनिम्स इन सच अ वे कि आपको उस वर्ड का ना सिर्फ मतलब समझ में आए, बट उसको यूज कैसे करना है, उसको नाउन फॉर्म में कैसे यूज करना है, वर्ब फॉर्म में कैसे यूज करना है, क्योंकि यू नेवर नो, यूपीएससी किसी भी टाइम कुछ भी पैटर्न चेंज कर सकती है, ठीक है। हम इसको ऐसे फॉर्म में करेंगे। Next, comprehension. Most of the students feel that it is a very scoring subject, and as I discussed in the beginning कि ये easy topic है भी, बट हम लोग कभी कभी टाइम कंस्ट्रेंट में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो एक पैसेज को विद इन टाइम, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और इंग्लिश में टाइम तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में कैसे उस कॉम्प्रीहेंशन को आराम से पढ़ना है, कैसे उस कॉम्प्रीहेंशन को आराम से समझना है, ठीक है, और आंसर कैसे करेक्ट मार्क करने हैं, क्योंकि यूपीएससी का कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। उसमें कभी भी जो कॉम्प्रीहेंशन में दिया है वो सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। इट इज़ अ वेरी ओपिनियन बेस्ड, अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आस्किंग, कि एक आपको बेसिकली उस कॉम्प्रीहेंशन का एसेंस समझना पड़ेगा टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट ऑफ यूपीएससी, यूजुअली इग्नोर्ड बाय स्टूडेंट्स। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो भी लास्ट वर्ड आपका इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया है और सेंटेंस के जो लास्ट आपका सेंटेंस दे रखा है उसमें जो बिगिनिंग सेंटेंस है उससे बाकी वर्ड्स का रिलेशन क्या होगा वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है और बहुत गलतियां भी हो जाती हैं इसको करने में। And trust me when I say it, it is one of the most trickiest forms of questions asked in the CDS and NDA examinations and even FCAT. FCAT में तो इसका level उतना difficult नहीं होता. FCAT में हालांकि the difficulty level of these questions is not much, but especially in CDS and NDA, it is one of the most trickiest forms of questions. ये दूसरा हमारा दूसरा टाइप है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का, विच इज कंपैरेटिवली मच इजियर। तो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया पेयर्ड वर्ड्स की सिंपैथी, एम्पैथी, एमिग्रेट, इमिग्रेट, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दूसरा फॉर्म आपका आ गया, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। एंड अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कोर्स का बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट तो यही होगा कि जो भी हम आपको फीड कर रहे हैं अगर आप उसको सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपके इंग्लिश में 80% मार्क्स गारंटीड है। एंड फॉर दोस चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम हिंदी मीडियम, जिनको इंग्लिश का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी एटलीस्ट 60% मार्क्स तो स्कोर कर लेंगे आराम से इंग्लिश में। तो फिर आपका जो स्ट्रेस है ऑन जीएस जो है वो कम हो जाएगा। एंड दिस इज स्पेशली दैट आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों की सीट्स जो है वो एनडीए में हो चाहे सीडीएस हो, इन सब में खैर इट्स नॉट द सेम इशू विद सीएपीएफ और समथिंग, बट आजकल एफकैट में भी एंड आपका सीडीएस में एनडीए में गर्ल्स की जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम है। तो ये जो आपके एक एक दो दो क्वेश्चंस है ना वो आपका मेरिट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स टू नॉट जस्ट क्लियर द एग्जामिनेशन बट टू स्कोर अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, क्योंकि अगर आप जस्ट क्लियर कर रहे हो, जैसे कट ऑफ अगर 102 है, 103 104 मार्क्स रिटन में स्कोर कर रहे हो एंड उसके बाद आप एसएसबी जाके क्लियर भी करोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी अनलाइकली दैट आपको मेरिट में जगह मिलेगी, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग वेरी टफ। और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं
जो कि हम लोग बहुत इजीली निगेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, बायो है, हम इनको बहुत जल्दी निगेट कर देते हैं। साइंस की वेटेज आपके इस एग्जाम में 30 मार्क्स की है, ठीक है, एंड इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग निगेट कर देते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। एंड हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ें, एंड स्पेशली जब आपको ये सारी वीडियो कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड आई अश्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, इस कोई भी टॉपिक जो है वो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई गारंटी। द information that we are providing is more than sufficient। तो आपको वो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप डेफिनेटली कीजिए, जो हम यहाँ पे करा रहे हैं वो भी कीजिए। हम हर कुछ टॉपिक्स खत्म होने के बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज आई मेंशन दोबारा से कराएंगे, वो भी आप कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है वो भी कीजिए। देयर इज़ वन मोर थिंग कि आपको हर वीडियो के बाद थोड़ा सा एक लिमिटेड टाइम मिलेगा डाउट सेशन के लिए, एज आई वाज सीइंग कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड क्वेरीज रिगार्डिंग द सेम क्वेश्चन। तो आपको हाँ डाउट के लिए टाइम मिलेगा। आप एक लिमिटेड, आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जिसमें आप अपने सारे डाउट्स डाल सकते हैं, आपके सारे डाउट्स जो है हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है, आफ्टर एवरी वीडियो। सो this will be all for this video, and I'll see you in the next video when we'll start discussing noun. So tab tak ke liye please subscribe to our channel. You can follow us on our Instagram handle, which is UPSC CDS Desire to Know, Desire to Learn, and आपका जो Telegram channel है Desire to Learn का, you can follow these। यहाँ पे हम लोग और भी static information जो है वो provide करेंगे in forms of PDF etc। डाउट भी आपके Telegram पे ही जो है वो क्लियर होंगे। तो प्लीज follow us on these two social media platforms and do subscribe, like and share. Thank you very much.